हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सम्राट पृथ्वीराज मूवी को। तो आइए मूवी स्टार्ट करते हैं। भारत वीरों की भूमि है और इन वीरों की गाथाएं पूरे संसार ने सुनी हैं। समय समय पर इन वीर गाथाओं को पर्दे पर लाया गया ताकि नई पीढ़ी अपने योद्धाओं से कुछ सीख सके। पृथ्वीराज सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक महान राजा के जोश जुनून और संघर्ष की एक असल कहानी है। ये मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसे एंड तक जरूर देखिएगा। मूवी की स्टार्टिंग मूवी के क्लाइमेक्स सीन से होती है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई को पकड़कर अपने दरबार में ले आता, यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने अपनी क्रूरता का परिचय देते हुए पृथ्वीराज की दोनों आंखें निकालनी थी जिससे वो कुछ भी देख नहीं सकते थे। और इसके बाद उनके सामने कई सारे शेर छोड़ दिए जाते हैं और इसके बाद उन्हें एक फरसा देकर ये कहा जाता है कि शेरों की आहट से उन्हें मार के दिखाएं, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने सुना था कि पृथ्वीराज आहट सुनकर सामने वाले को मार सकते हैं। यह सुनने की शक्ति उन्हें बचपन से ही मिली हुई थी। यहाँ पर पृथ्वीराज बड़े ही वीरता के साथ उन शेरों को मार देते हैं, लेकिन मारने की वजह से वो बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं और उनके इलाज के लिए उन्हें वैद्य के पास ले जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ साल पहले का दिखाया जाता है जहाँ पर कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगता पृथ्वीराज के लिए एक पत्र लिखती है और वो उन पत्रों के जरिए अपना प्रेम पृथ्वीराज के सामने प्रस्तुत करती है। और पृथ्वीराज भी संयोगता से बहुत प्रेम करते थे, बट उन दोनों ने एक दूसरे को अभी तक देखा नहीं था। केवल पत्रों के माध्यम से ही उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया था। एक दिन चंद्रबरदाई बहुत परेशान खड़े नजर आते हैं। तभी उनका एक सामंत आके पूछता है कि कवि क्या सोच रहा है। तभी चंद्रबरदाई कहते हैं कि उन्हें किसी संकट के आने का आभास हो रहा है। इसके बाद पृथ्वीराज के दरबार में मोहम्मद गौरी के भाई वीर हुसैन का एक दूत आता है और पृथ्वीराज से कहता है कि वीर हुसैन उनकी शरण में शामिल होना चाहता है, क्योंकि उन्होंने मोहम्मद गौरी की रखैल चित्रलेखा को भगाकर शादी कर ली है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और इसकी वजह से वो दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं और मोहम्मद गौरी चित्रलेखा और वीर हुसैन को मारना चाहता है। यह सब सुनकर पृथ्वीराज के काका कान्हा यह प्रस्ताव ठुकराने के लिए पृथ्वीराज से कहते हैं, क्योंकि उन्हें उसमें उसकी कोई चाल नजर आती है। पर इस पर पृथ्वीराज कहते हैं कि अगर उनकी शरण में कोई दुश्मन भी आएगा तो वो उनकी मदद करेंगे। और वे अपने कुछ लोगों के साथ मीर हुसैन के पास पहुंच जाते हैं और उसे अपने दरबार में लाके उसे अपनी शरण में पनाह देते हैं। उधर जब मोहम्मद गौरी को ये पता चलता है तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को उनके पास भेजता है। वो पृथ्वीराज से कहता है कि वो मीर हुसैन को मोहम्मद गौरी को सौंप दे, वरना आपको मोहम्मद गौरी से युद्ध करना पड़ेगा। यह सुनकर पृथ्वीराज कहते हैं कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काका कान्हा हमेशा अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखते थे और इसके पीछे एक वजह थी कि एक बार किसी राजा ने पृथ्वीराज के सामने अपनी मूंछों पर हाथ रख दिया था, जिस वजह से काका कान्हा ने उसे मार दिया था और इसके लिए पृथ्वीराज ने उन्हें हमेशा आंखों पर पट्टी बांधने की सजा दी थी और उन्हें एक छूट भी दी थी कि वो युद्ध और स्त्री के प्रेम के समय पट्टी खोल सकते थे। और तभी वहां पर पृथ्वीराज आकर काका कान्हा से कहते हैं कि अब समय आ गया है पट्टी खोलने का। उसके बाद नेक्स्ट सीन तराइन की रणभूमि का दिखाया जाता है, जहां पर पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी की सेना के बीच घमासान युद्ध होता है और मीर पृथ्वीराज की तरफ से लड़ता है, पर लास्ट में मोहम्मद गौरी को कैद कर लिया जाता है और लास्ट में उस दिन मीर अपनी जान गंवा देता है, जिसका दुख पृथ्वीराज को बहुत होता है। नेक्स्ट डे मोहम्मद गौरी को दरबार में पेश किया जाता है, जहाँ पर काका राणा उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर चंद उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि अभी इसकी मौत का वक्त नहीं आया है। वो पूछते हैं कि इसकी मौत का वक्त कब आएगा। तब चंद बताते हैं कि पृथ्वीराज और चंद की मौत आएगी तभी इसकी भी मौत आएगी, ऐसा उनकी ज्योतिष विद्या कहती है। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से मौत मांगता है तो पृथ्वीराज कहते हैं मांगने से मौत वीरों को दी जाती है, तुम जैसे लुटेरों को नहीं। और फिर पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी को सुधरने का एक बड़ा मौका देते हैं और उसे इज्जत के साथ वापस भेज दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम कन्नौजपति जयचंद को देखते हैं और वे पृथ्वीराज से बहुत ईर्ष्या करते थे, क्योंकि उनके नाना श्री दिल्ली का राज सिंहासन पृथ्वीराज को देना चाहते थे। वो इसके बारे में नाना श्री से बात भी करते हैं और नाना श्री कहते हैं कि पृथ्वीराज उनसे ज्यादा कुशल और अच्छा शासक है। इस पर गुस्से में जयचंद कहते हैं
कि वो दिल्ली उनसे छीन कर ही रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डे उनका दिल्ली में राज तिलक होता है और उनको दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया जाता है, जहाँ काका कान्हा चंद से कहते हैं कि वो पृथ्वीराज के साथ ही पैदा हुआ था, पर वो कभी ही रह गया और वो सम्राट बन गए। तभी पृथ्वीराज कहते हैं जब चंद है तो पृथ्वीराज है। उन दोनों का रिश्ता बहुत गहरा था। तभी पृथ्वीराज के दरबार में जयचंद का भाई आता है और वो पृथ्वीराज के सामने यह प्रस्ताव रखता है कि जयचंद राजसूय यज्ञ कर रहे हैं जिसमें वो उन्हें आमंत्रित करना चाहते हैं, पर इसके लिए उन्हें दिल्ली का आधा हिस्सा जयचंद को देना होगा। यह पृथ्वीराज के लिए इंसल्ट जैसी बात थी, इसीलिए वो इस प्रस्ताव को नहीं मानते और वो कहते हैं कि उनका निमंत्रण सिर्फ युद्ध के लिए ही स्वीकार कर सकते हैं। यह सुनकर अब जयचंद युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, पर इससे पहले वो अपनी बेटी संयोगिता का स्वयंवर का आयोजन करता है, जिसमें वो सभी को आमंत्रित करता है सिवाय पृथ्वीराज के। और इसके साथ ही वो अपने दरबार के बाहर गेट पर पृथ्वीराज की एक गोल्ड की मूर्ति बनवाता है और दीवान के रूप में खड़ी कर देता है, ताकि वो इस तरह पृथ्वीराज का अपमान कर सके। जब इस बारे में संयोगिता को पता चलता है तो वो जयचंद के पास आती है और वो रिक्वेस्ट करती है कि वो इस तरह पृथ्वीराज का अपमान ना करें और वो उस मूर्ति को वहाँ से हटवा दें। तब जयचंद उससे पूछते हैं कि पृथ्वीराज से उसका क्या रिश्ता है, और तब वो बता देती हैं कि वो पृथ्वीराज से प्रेम करती हैं और शादी भी वो पृथ्वीराज से ही करेंगी। यह सुनकर जयचंद गुस्से से भर जाते हैं। तब संयोगिता की माँ उसे समझाती हैं कि वो जो कर रही है वो गलत है, उसे अपनी पिताजी की बात मान लेनी चाहिए। तब संयोगिता कहती है कि एक स्त्री को प्यार करने का भी अधिकार नहीं है। वो कहती हैं कि वो तो सिर्फ अपने धर्म का पालन कर रही है। उसने पति के रूप में सिर्फ पृथ्वीराज को ही माना है और वो उनके सिवा किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। और नेक्स्ट डे स्वयंवर में संयोगिता अपनी इच्छा से पृथ्वीराज की मूर्ति को वरमाला पहनाकर उन्हें ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेती है। यह सब देखकर जयचंद गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और संयोगिता की माँ उसे रोक लेती है और कहती हैं कि स्वयंवर की जिद उनकी ही थी और स्वयंवर में एक स्त्री को पूरा हक होता है कि वो अपनी इच्छा से अपना वर चुन सकती है। और तभी वहाँ पर पृथ्वीराज अपने लोगों के साथ आ जाते हैं और संयोगिता को उसकी इच्छा के साथ उसे ले जाते हैं और कोई भी उन्हें रोक नहीं पाता। और इसके बाद जयचंद गुस्से में पृथ्वीराज से युद्ध करने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन सभी लोग इस टाइम युद्ध करने के लिए मना कर देते हैं और उधर पृथ्वीराज संयोगिता के साथ कुछ पल बिताने लगते हैं। इसके बाद जयचंद की तरफ से काकाश्री पृथ्वीराज के पास आते हैं और वो संयोगिता को वापस उनके पिता जयचंद के पास भेजने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि ऐसे ही उनकी लड़कियां भागती रहीं तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इस पर संयोगिता कहती है कि उसने अपनी मर्जी से वर चुना था और हर स्त्री को अपना वर चुनने का अधिकार होता है। उसके बाद पृथ्वीराज संयोगिता और चंद के साथ शाकंभरी माता के दर्शन के लिए जाते हैं और इसी बीच जयचंद अपने सैनिकों को पृथ्वीराज पर अटैक करने की परमिशन दे देता है, जिसमें वो पृथ्वीराज के किला पर कब्जा करने के लिए अटैक कर देता है। और इस बारे में जब दरबार में काका कान्हा को पता चलता है तो वो युद्ध के लिए जाने लगते हैं, लेकिन उनका वजीर रोकता है और पृथ्वीराज के वापस आने का वेट करने को कहता है। काका राणा उसकी बात बिना सुने ही अपने कुछ सैनिकों को लेकर युद्ध के लिए निकल जाते हैं, जहां पर वो लोग बड़ी ही वीरता के साथ लड़ते हैं और लास्ट में कई सारे तीर लग जाने के कारण काका कान्हा वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और जब पृथ्वीराज वापस महल लौटते हैं तो उन्हें कई अपनों की अस्थियां मिलती, जिन्हें देखकर वो बहुत दुखी होते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जयचंद को मारने के लिए जाने लगते हैं। पर एक सामंत उन्हें बताता है कि काका कान्हा ने मरने से पहले जयचंद को माफ करने के लिए कहा था। इसके बाद काका कान्हा के पुत्र और अन्य वीरगति को प्राप्त लोगों के पुत्र पृथ्वीराज से कहते हैं कि यह रोने का समय नहीं है और उनके सर पर भी केसरिया कपड़ा बांध दिया जाए और आज से वो भी पृथ्वीराज के लिए ही लड़ेंगे। और उधर जयचंद के पास एक सौदागर आता है, जिससे जयचंद एक सौदा करता है और उससे कहता है कि वो मोहम्मद गौरी से मिलने गजनी जाए और उसे उनका पैगाम दे कि वो पृथ्वीराज को जिंदा पकड़ के उसके हवाले कर
कर दें। इसके बदले में उसे बहुत सारा धन मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी मोहम्मद गौरी सोमनाथ मंदिर को लूट के ले जा चुका था और उसका मेन मकसद धन की प्राप्ति ही होता था। उधर पृथ्वीराज संयोगता को साथ में दरबार में बैठने के लिए कहते हैं, पर काकाश्री इस पर एग्री नहीं होते हैं। उन्हें लगता है कि स्त्री सिर्फ घर के अंदर ही अच्छी लगती है, पर पृथ्वीराज इस सोच को बदलना चाहते थे। इसीलिए वो राज्य में अनाउंस कर देते हैं कि अगर किसी भी महिला को कोई प्रॉब्लम हो तो वो रानी संयोगता से कह सकती है और उनका फैसला सभी को मानना पड़ेगा। उधर जयचंद के पैगाम को सौदागर मोहम्मद गौरी तक पहुंचा देता है और मोहम्मद गौरी इसके लिए एग्री भी हो जाता है। अब उसे हिंदुस्तान में एक दोस्त मिल जाता है जो कि उसके दुश्मन का दुश्मन था, और इसी का फायदा उठाते हुए मोहम्मद गौरी एक बार फिर से कुतुबुद्दीन ऐबक को पृथ्वीराज के पास भेजता है और उन्हें युद्ध के लिए बोलता है, जहां पर वो सम्राट से कहता है कि अगर वो उन्हें दिल्ली दे देंगे तो वो उसकी जान बख्श देंगे। इस पर पृथ्वीराज कहते हैं कि वो अपनी जिंदगी के बदले उसे एक मुट्ठी भर मिट्टी भी नहीं दे सकते। उसे उतनी ही मिट्टी उठाने की इजाजत है जिससे वो अपने माथे पर तिलक कर सके। और इसके बाद एक बार फिर से तरायन की रणभूमि पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज की सेना में युद्ध होने लगता है, जिसमें मोहम्मद गौरी को हर बार हार का सामना करना पड़ता है। कई बार हारने के बाद उसे समझ नहीं आता है कि वह पृथ्वीराज को कैसे हरा सकता है, और फिर वो चीटिंग करता है। और रात को युद्ध समाप्त होने के बाद जब पृथ्वीराज के सैनिक सो रहे होते हैं, तब मोहम्मद गौरी के सैनिक उन्हें मारने लगते हैं और उनके टेंट्स में आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनके काफी सारे सैनिक मारे जाते हैं और पृथ्वीराज और चंद को बंदी बना लिया जाता है। और वो बंदी इसलिए बन गए थे क्योंकि उनके सामने कुछ सामंतों को मारने की धमकी दी गई थी और उन्हें बचाने के लिए पृथ्वीराज ने अपने हथियार गिरा दिए थे। और उधर संयोगता को इसके बारे में पता चल जाता है कि पृथ्वीराज हार गए हैं और उन्हें बंदी बना लिया गया और मोहम्मद गौरी का सेनापति दिल्ली पर कब्जा करने के लिए आ रहा है। यह सुनकर संयोगता जौहर कुंड को जलाने का ऑर्डर देती है और उसके बाद जितने भी सामंत और सैनिक उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे, उन सभी की पत्नियां संयोगता के साथ जौहर कुंड में कूद जाती हैं। दरअसल जब हिंदू सम्राट को मार दिया जाता था तो उनकी पत्नियां एक बड़े से जौहर कुंड में आग जलाकर अपनी आहुति दे देती थी ताकि कोई भी दुश्मन उनको छू ना सके। यह बलिदान आसान नहीं होता था। धन्य है वो स्त्री जो अपने प्राणों की आहुति दे देती थी। इसके बाद मोहम्मद गौरी जयचंद को पृथ्वीराज को सौंपने से मना कर देता है क्योंकि वो इतनी सारी हारों का बदला उनसे लेना चाहता था और अब जयचंद को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उन्होंने जेलसी में अपनी बेटी को खो दिया और पृथ्वीराज को भी वो पा ना सके। साथ ही उन्होंने दिल्ली के जिस सिंहासन के लिए ऐसा किया था वो भी अब मोहम्मद गौरी ने ले लिया था। उधर मोहम्मद गौरी गजनी के दरबार में सबके सामने पृथ्वीराज पर यातना किए जा रहा था। उसने पृथ्वीराज की दोनों आंखें निकालकर उन्हें अंधा बना दिया था और उनसे सर झुकाने को कहा था, पर सम्राट पृथ्वीराज ने सर झुकाने से मना कर दिया था। और उसके बाद चंद ने मोहम्मद गौरी से कहा कि अगर वो पृथ्वीराज के पराक्रम को देखना चाहता तो वो उनके अंधे होने के बाद भी कोई आहट करे तो वो तुरंत उस आहट करने वाले को मार सकते हैं। यह पराक्रम देखने के लिए मोहम्मद गौरी नेक्स्ट डे पृथ्वीराज के सामने कई शेरों को अटैक करने के लिए छोड़ देता है, जिसमें वो सबको मार देते हैं और शेर की अटैक करने की वजह से वो घायल भी हो जाते हैं। फिर भी वो मोहम्मद गौरी को चैलेंज करते हैं कि वो सच में निडर है तो वो उनके सामने आए और मुकाबला करे। और फिर नेक्स्ट डे उनके पास एक तीर होता है और सामने मोहम्मद गौरी भाले के साथ होता है और उधर जयचंद कविताओं के साथ पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी की लोकेशन बता रहा होता है। और मोहम्मद गौरी जैसे ही पृथ्वीराज को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो पृथ्वीराज अपने सेंस के साथ मोहम्मद गौरी पर तीर चला देते हैं जो सीधा जाकर उसकी गर्दन में लगता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और यह देखकर मोहम्मद गौरी के सैनिकों ने चंद और पृथ्वीराज पर तीरों की बारिश कर दी, जिससे दोनों के प्राण एक साथ निकल गए और मरते हुए भी अपने लोगों का बदला मोहम्मद गौरी को मारकर ले लिया था। और अब मोहम्मद गौरी के लोग भी पृथ्वीराज की वीरता की तारीफ कर रहे थे और उन्हें भी पृथ्वीराज के मरने का दुख था। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की लाइफ हिस्ट्री मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक करें।